हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को कुछ वीडियोस या कुछ चैप्टर्स प्रोवाइड करवाने के बाद में किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन की डिमांड नहीं करता है, क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं रिलेटेड टू योर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सीबीएसई हो या चाहे वो स्टेट बोर्ड्स हो। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रिपेयर करवाता है फॉर योर कॉम्पिटिटिव्स ऑल्सो लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड एंड मेनी मोर। सो दैट मीन्स आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलेगा सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फॉर द ईयर 2018। अब देखो, 2018 में एक ट्रेजेडी हम बोल सकते हैं कि हुई थी। क्या हुई थी? 2018 में जो इकोनॉमिक्स का पेपर था, बोर्ड एग्जाम्स का जो इकोनॉमिक्स का पेपर था, वो लीक हो गया था। अब लीक हो गया था तो फिर अब उसके लिए कुछ ना कुछ मेजर्स तो लेने पड़ेंगे ना। तो इसके लिए एक री एग्जामिनेशन किया गया था, मतलब कि एक बार बच्चों ने इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे दिया था, लेकिन फिर उन्हें वापस एक और बार देना पड़ा था बिकॉज ये प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो री एग्जामिनेशन हुआ। अब री एग्जामिनेशन में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर आया है, राइट? डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, प्रीवियस वाले थोड़े ना पूछे जाएंगे। तो हम लोग जो है अपने 2018 ईयर का री एग्जामिनेशन वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो भी सॉल्व करेंगे, और जो फर्स्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था, जब जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए हम जो है सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो, री एग्जामिनेशन वाला जो पार्ट है उसे हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ेंगे, और जो एक बार एग्जाम हुआ था वो वाला जो है हमारा, वो 2018 का हम लोग अपने नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। ओके, सो आई गेस इतनी चीज क्लियर है। अब इसके अलावा एक और चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आफ्टर 2020 जो 12th इकोनॉमिक्स है उसमें कौन कौन सी दो बुक्स हो गई, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन अगर हम बात करें बिफोर 2020 की, तो बिफोर 2020 जो 12th क्लास में दो बुक्स चलती थी, दैट वर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 11th क्लास में ही पढ़ लेते हो, तो दैट मीन्स कि ये जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये तो अपने जिस टाइम पर जैसी बुक चलती थी उस हिसाब से है ना। 2018 में जो है आपकी माइक्रो एंड मैक्रो जो है कंसिडर की जाती थी। सो जो आपका पेपर है वो आपके माइक्रो एंड मैक्रो पर बेस्ड होगा। तो फिर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग अपना जो माइक्रो वाला पार्ट है उसे सॉल्व नहीं करने वाले हैं। रीजन बीइंग कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही जो है वीडियो स्ट्रेच नहीं करना है, जब वो आपके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं तो हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे। हम उस सेक्शन को पूरा का पूरा क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। अब बात आती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो प्रैक्टिस हो गई, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रैक्टिस कैसे करें मैम? तो देखो, उसके लिए एक सीधी सी जो एक सिंपल सी चीज मैं आप लोगों को बोलूंगी कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए, डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस बनाए। आपको करना क्या है, उन वीडियोस का यूज करना है। जैसे कि टेस्ट पेपर सीरीज थी हमारी, ठीक है, तो उसमें जो है आपको चैप्टर वाइज हर एक जो चैप्टर है उसका क्या दिया गया था, टेस्ट पेपर दिया गया था। आपको बोला गया था कि आप सॉल्व करो, और फिर उसके बाद में सोल्यूशन का वीडियो भी आप लोगों को दिया गया था। तो अब उन टेस्ट पेपर सीरीज की हेल्प से क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक काइंड ऑफ आपकी प्रैक्टिस वहां से हो जाएगी। अब अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। अगर वीडियोस नहीं मिल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां पर आपको सारे जो हमारी प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल दिख जाएंगी, और उन प्लेलिस्ट में से आपको जो पढ़ना है
आपको उस पर जाना है और अपना जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर करना है, ठीक है, और प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से करनी है। ओके तो आई गेस इतनी चीज़ें क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ें और जल्दी जल्दी से अपने जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा जो 2018 की मैं बात करूं तो जो दो सेक्शंस होते थे, सेक्शन ए होता था आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का एंड सेक्शन बी होता था आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो सेक्शन ए हमने स्किप किया, हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बी को करेंगे सॉल्व। अब सेक्शन बी में भी मैं ये बोलूंगी कि उस टाइम पर, या हम बोले कि 2022 ईयर के पहले वाले जितने भी ईयर है उनमें टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम ऐसे अलग अलग नहीं होते थे, सिर्फ एक ही टर्म होता था और उसमें पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो पूछा जाता था। लेकिन 2022 में क्या कंसेप्ट हमें देखने को मिला कि टर्म 1 एंड टर्म 2 ऐसे दो फेजेस में जो है आपके एग्जाम्स हो रहे हैं। तो अब टर्म 1 में आपका हाफ सिलेबस ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स करवा रही हूँ या हम बोलें कि हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या फोकस करेंगे, हम इस चीज पर फोकस करेंगे कि आपके जो टर्म 1 के सिलेबस में जो चीजें आ चुकी है हम उसे वापस नहीं ले, क्योंकि हमें जो है प्रैक्टिस करनी है, हमें जो है फालतू में सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो चीज हम ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उसका उसे अभी हम पढ़ेंगे नहीं। तो इसके लिए मैंने सिर्फ इसमें उन क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपके टर्म 2 से रिलेटेड है, ठीक है, टर्म 2 के सिलेबस से रिलेटेड है। अब अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो दो चैप्टर्स हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं इन द ईयर 2018 उन्हें मैं करवा देती हूँ आपको सॉल्व, ठीक है। तो आई गेस इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब जल्दी से क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन है आपका डिफाइन एग्रीगेट सप्लाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एग्रीगेट सप्लाई को क्या करो, डिफाइन करो। व्हाट इज एग्रीगेट, टोटल, और सप्लाई क्या होता है, वो गुड्स और सर्विसेज जो कि सारे प्रोड्यूसर्स, सारी फर्म्स जो है वो एक टाइम पर सेल करना चाहती है। दे आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई, या हम बोले दे आर विलिंग एंड एबल टू सेल दोज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो डिफाइन एग्रीगेट सप्लाई की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो गई, एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और इसकी बहुत ही ज्यादा अगर हम बोले सिस्टमैटिकली हमें आंसर करनी है या एकदम जो है हमारे टर्म्स हमें यूज करने हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर विलिंग एंड एबल टू सेल, ठीक है। क्या लिखोगे आप, ऑल दी फर्म्स टुगेदर विलिंग एंड आर एबल टू प्रोड्यूस, टू सेल, टू सप्लाई। आप इन किसी भी वर्ड्स को जो है यूज कर सकते हो, ओके। तो आई गेस कि एग्रीगेट सप्लाई जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारा, ये क्लियर है आप लोगों को। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, हाउ इज इट रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिफाइन करना है कि ये क्या होता है और वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से कैसे रिलेटेड है ये भी बताना है, ठीक है। तो चलो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बता दे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेसिकली आपको क्या बताता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे आपकी जो इनकम है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, कितने टाइम्स इंक्रीज होती है, ठीक है। दैट मीन्स आपके इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी इनकम कितनी इंक्रीज होती है ये आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है। और एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट, सो दैट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन एमपीसी एंड योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। तो ये जो 1 माइनस एमपीसी कर रहे हैं उसकी वजह से हम ये बता रहे हैं कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना ज्यादा एमपीसी की वैल्यू होती है उतनी ही ज्यादा किसकी वैल्यू होती है, आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है, एंड वाइस वर्सा, ओके। अब इसका जो प्रॉपर आंसर है वो देख लें कि कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले जो है हम करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिफाइन। सो द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच इनकम इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। कितने नंबर ऑफ टाइम्स इनकम इंक्रीज हो रही है, किसके रिजल्ट में, जो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज है उसकी वजह से इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर shows a relationship between initial increment in investment and the resulting increment in national income
जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो क्या बता रहा है, वो रिलेशनशिप बताता है कि आप इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीमेंट कर रहे हो और उसकी वजह से जो नेशनल इनकम है उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अब इसका फॉर्मूला लिखा हमने, k इज इक्वल्स टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i, वेयर k इज इक्वल्स टू मल्टीप्लायर, चेंज इन y इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम एंड चेंज इन i इज इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद में अब आता है रिलेशनशिप ऑफ मल्टीप्लायर विथ एमपीसी। एमपीसी और मल्टीप्लायर का रिलेशनशिप देखें तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कुछ ये, k इज इक्वल्स टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i गिवन है हमारे पास में। ठीक है, अब इस जो चेंज इन i है इसे आप कुछ इस वे में भी लिख सकते हो, दैट इज k इज इक्वल्स टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन y माइनस चेंज इन c, राइट। चेंज इन i को आप चेंज इन y माइनस चेंज इन c लिख सकते हो ना, बिकॉज हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, as इज इक्वल्स टू ad होता है। ठीक है, as इज व्हाट, y, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ad क्या होता है, c प्लस i होता है। ठीक है, अब अगर मैं बोल दूं कि सब में ही मैं चेंज चेंज बोल रही हूँ तो चेंज इन y जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज इन c प्लस चेंज इन i हो जाएगा। अब अगर मुझे चेंज इन i निकालना है, चेंज इन y और चेंज इन c गिवन है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, चेंज इन y माइनस चेंज इन c इज इक्वल्स टू चेंज इन i। ठीक है, तो बस वो जो चेंज इन i है ना, इसको मैंने कुछ ऐसे लिखा, दैट इज चेंज इन y माइनस चेंज इन c। ठीक, आई गेस क्लियर है ये चीज। अब इतना हुआ क्लियर, इस वाले जो है ना, इस वाली इक्वेशन पर ध्यान मत देना, वो थोड़ी सी गड़बड़ है। ये जो है ये चीज हुई। अब क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय चेंज इन y। अब जो है इस वाली इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे किससे, चेंज इन y से, पूरी की पूरी इक्वेशन को। तो ये हमने लिखा ऊपर चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन y, इसमें और डिवीजन किया, दैट इज चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन y माइनस चेंज इन c डिवाइडेड बाय चेंज इन y। ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या बन गए, 1 बन गए। ये दोनों कैंसिल आउट क्या हो गए, 1 हो गए। और ये दोनों को जब आप इन दोनों को अगर हम बताएं कि इसका मतलब क्या होता है, तो उसको हम एमपीसी बोल सकते हैं। एमपीसी दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। तो एमपीसी जो है वो चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई होता है, तो उस जगह पर हमने जो है एमपीसी लिख दिया। सो अब जो है हमारी के की वैल्यू क्या आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। ओके, तो कैसे इस फॉर्मूले पर पहुंचे हैं, आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। So there is the direct relation between K and MPC. If MPC is high, K will also be high, but if MPC is low, K will also be low. Okay, so I guess clear है ये क्वेश्चन अच्छे से। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, आई होप सो कि अच्छे से क्लियर हो गया है आप लोगों को। अब जो है आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स विद सुटेबल एग्जांपल्स, और व्हाट आर कैपिटल गुड्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, क्या करना है आपको, डिस्टिंग्विश करना है स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स को सुटेबल एग्जांपल के साथ में, या फिर या तो आप इसे आंसर करोगे या फिर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और वो कंजम्पशन गुड्स से कैसे अलग है। मतलब कि या तो आप स्टॉक या फ्लो के बीच का डिफरेंस बताओगे, या फिर आप जो हो कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स के बीच का जो डिफरेंस है ये बताओगे। ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन को आपको आंसर करना है अगर ये एग्जाम में पूछा जाए तो। लेकिन जब तक ये एग्जाम नहीं, जब तक ये हमारी प्रैक्टिस के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को ही आंसर करेंगे। लेकिन जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए या एग्जाम में किसी भी काइंड ऑफ और वाला क्वेश्चन आए, तो आपको जो है एक ही क्वेश्चन को आंसर करना होता है, दोनों ही क्वेश्चंस आप आंसर नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको मार्क्स जो है वो एक ही क्वेश्चन पर मिलेंगे, दोनों को आंसर करने पर ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। और मार्क्स आपको उस क्वेश्चन या उस आंसर पर मिलते हैं जो कि आप पहले लिखते हो। अगर मान लो आप दोनों ही क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो, तो जो भी आपने आंसर पहले लिखा है उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये मत सोचना कि हम दोनों लिख देते हैं हमें ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, या हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमें नहीं आते दोनों क्वेश्चंस, तो हम जो है दोनों को आंसर कर देते, थोड़े थोड़े मार्क्स सब पे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पर आपको मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे।
अब आ जाते हैं हम अपने आंसर पर। सबसे पहले स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल का जो डिफरेंस है वो बता दें। सो स्टॉक रिलेट्स टू अ पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जाम्पल योर सेविंग एज ऑन January 1, 2014 आर 10,000। ठीक है, स्टॉक क्या है, स्टॉक रिलेटेड है आपके पॉइंट ऑफ टाइम से। ओके, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करते हैं जब हम स्टॉक बोल रहे हैं। फ्लो क्या होता है, फ्लो रिलेट्स टू द पीरियड ऑफ टाइम, एग्जाम्पल योर पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ ₹20 पर डे। जो आपका फ्लो है वो किससे रिलेटेड है, आपके पीरियड ऑफ टाइम से। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी वेरिएबल्स हम मेजर करते हैं वो आपके फ्लो में आते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि जो पॉकेट एक्सपेंसेस हैं वो ₹20 पर डे है, तो डेली का बता रहे हैं हम। ठीक है, कि ऐसा जो हमारा पॉकेट एक्सपेंसेस है ये पूरा हमारा क्या है, फ्लो कंसेप्ट हम बता रहे हैं। उसके बाद में स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, स्टॉक को टाइम से कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक बोलता है भाई अभी की बात कर रहे हैं हम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है। वहीं अगर हम फ्लो बोले तो फ्लो जो है वो टाइम डायमेंशनल होता है, जैसे कि पर मंथ, पर ईयर, पर वीक, ये चीज है। ठीक है, तो मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पर टाइम पीरियड होता ही होता है आपके फ्लो कंसेप्ट में। ओके, फिर उसके बाद में स्टॉक इन्फ्लुएंस दी फ्लो, जो स्टॉक है वो फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है। ग्रेटर दी स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रेटर इज दी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब स्टॉक जो है वो फ्लो को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। आपके पास में ज्यादा स्टॉक है तो आपका जो है गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई। आपके पास में ज्यादा स्टॉक है, आपके पास में सेविंग ज्यादा है, तो आप जो हो स्पेंड उसे ज्यादा कर सकते हो। ये क्या हो रहा है कि एक्सपेंडिचर आपके कैसे हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट कि स्टॉक जो है वो फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, हमारे पास में जितना स्टॉक है उसी के हिसाब से हमारा जो फ्लो है वो डिटरमाइन हो रहा है। वहीं अगर हम इधर बात करें तो फ्लो इन्फ्लुएंसेस दी स्टॉक, जो फ्लो है वो भी स्टॉक को इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मंथली इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी लीड्स टू एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। क्या बोल रहे हैं हम कि मंथली इंक्रीज जो हो रहा है सप्लाई ऑफ मनी का, उसकी वजह से जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, दैट मींस पूरे मंथ जो ये मंथली या मंथली बेसिस पर जो इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास में जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, दैट इज जो स्टॉक ऑफ मनी है, वो इंक्रीज होता हुआ आपको दिख रहा है। सो हम ये बोलेंगे कि स्टॉक जो है वो फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है और जो फ्लो है वो स्टॉक को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, दोनों जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इधर स्टॉक के एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, बैंक डिपॉजिट एक्सेट्रा। आपको ऐसे जो है वेरिएबल्स या ऐसे जो है ना एग्जाम्पल्स आपको ध्यान करने हैं जिसमें जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो। ठीक है, वो आपके स्टॉक में आ जाएंगे। और वही हम फ्लो का बोल दें तो एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा, ये जो है ये आपके फ्लो में आ जाएंगे, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। ओके, तो आई गेस क्लियर है ये जो हमारा स्टॉक एंड फ्लो है, ये आप लोगों को अच्छे से स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस जो है आई होप सो कि अच्छे से क्लियर हो गया है। अब इसके बाद में आता है कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स के बीच का डिफरेंस। देख लेते हैं कैपिटल और कंजम्पशन गुड्स का डिफरेंस। गुड्स विच आर कंज्यूम्ड फॉर देयर ओन सेक ऑफ सेटिस्फाइंग current needs of the consumers directly are consumption goods। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स क्या हो गए, ये वो गुड्स हैं जो कि कंज्यूम किए जाते हैं किस पर्टिकुलर पर्पस से, जो एक करंट नीड्स है उसे सेटिस्फाई करने के पर्पस से, उन्हें हम जो है कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ऐसे गुड्स जिन्हें हम कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्टली, हम उसमें जो है कोई भी प्रोसेसिंग या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अब वो रेडी टू यूज गुड्स है, हम उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं ताकि हमारे जो वांट्स है, हमारी जो नीड्स है, ये फुलफिल हो सके, इन्हें हम कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। वही हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स व्हिच आर रिपीटेडली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कैपिटल गुड्स को हम बोलेंगे कि ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, किसके, प्रोड्यूसर्स के। ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स के फिक्स्ड एसेट्स हैं जो कि रिपीटेडली यूज होते रहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये आपके कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर्स यूज कर रहे हैं, और जो कंजम्पशन गुड्स है वो कंज्यूमर्स क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं उनके जो वांट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। ओके,
अब कंजम्पशन गुड्स में बोले सो दीज आर यूज्ड फॉर अचीविंग सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और कैपिटल गुड्स में बोलेंगे दीज आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग इनकम बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। कैपिटल गुड्स जो है वो इनकम जनरेट करवाते हैं या इनकम जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। कैसे हो रहा है ये, जैसे कि एक प्रोड्यूसर जो है वो किसी भी मशीनरी या कैपिटल गुड का यूज कर रहा है, वो और प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो जो प्रोडक्शन कर रहा है जब वो सेल करेगा तो वो इनकम ही तो जनरेट करेगा, ठीक है। तो जो आपके कैपिटल गुड्स है ये इनकम जनरेशन में हेल्प करते हैं, और जो कंजम्पशन गुड्स है ये आपके सेटिस्फैक्शन को अचीव करने में, ठीक है। एक जो आपके वांट्स, जो आपकी डिजायर्स हैं, जो नीड्स है, उनको फुलफिल करने में जो है यूज आते हैं आपके कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। कंजम्पशन गुड्स मीट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इकोनॉमी दैट इज to sustain the consumption of entire population of the economy, ठीक है। जो आपके कंजम्पशन गुड्स है वो एक जो बेसिक एक जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी का, उस पर वर्क कर रहे हैं। किस पर, कि भाई सबका जो कंजम्पशन है ना, पूरी जो एंटायर पॉपुलेशन है उसका कंजम्पशन को सस्टेन करना, ठीक है, दैट इज बनाए रखना। वही हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल प्रोड्यूसर्स गुड्स आर गुड्स विच आर रिपीटेडली यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर जनरेटिंग इनकम, ठीक है। आपके कंजम्पशन गुड्स को रिपीटेडली यूज किया जाता है फॉर कंज्यूमिंग, और वही हम जो है कंज्यूमिंग या हम बोले फॉर सेटिस्फाइंग आवर वांट्स। और वही हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स जो है ये प्रोड्यूसर्स यूज कर रहे हैं फॉर जनरेटिंग इनकम, ठीक है। तो ये कुछ क्या है हमारे कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बीच का डिफरेंस। और लास्ट में जो है हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो कंजम्पशन गुड का एग्जांपल आया आपके सामने, फूड, शूज, रिटेलर्स, बार्बर्स एक्सेट्रा, ठीक है। और वही हम यहाँ पर देखें कैपिटल गुड्स में तो टूल्स, मशीन्स, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ये जो है आपके कैपिटल एंड कंजम्पशन गुड्स के बीच का डिफरेंस जो है वो हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो विद दिस हमारा जो ये क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। फ्लो एंड स्टॉक के बीच का डिफरेंस भी हमने समझ लिया एंड कैपिटल एंड कंजम्पशन गुड्स के बीच का डिफरेंस भी हमने समझ लिया है। सो आई गेस कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गया है ये। अब इसके बाद में आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज एक्स एंड कंजम्पशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। एक्स एंड कंजम्पशन क्या होता है और ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड कंजम्पशन के बीच में डिफरेंस बताना है। एकदम इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये भी। एक्स एंड क्या होता है, एक्स एंड का मतलब है प्लांट, ठीक है। एक्स पोस्ट होता है आपका एक्चुअल और एक्स हैंड होता है आपका प्लांट। तो जो प्लांट कंजम्पशन है उसे हम बोलेंगे कि वो आपका एक्स एंड कंजम्पशन है, ठीक है। और वही अब हमें क्या करना है, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड कंजम्पशन के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी इनकर किया जाता है, राइट। ऐसा कंजम्पशन जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी इनकर किया जाता है उसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। और इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन उस कंजम्पशन को कहते हैं जो वेरी करता है विद इनकम, ठीक है। ये हो जाता है आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो ये हमारे कुछ जो है ऐसे ही करके हमें कुछ और डिफरेंसेस बताने होंगे बिटवीन ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ठीक है। आपका जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो आपके इनकम लेवल से अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये तो आपको जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी जो है जो कुछ कंजम्पशन हम देखते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। ओके, तो आई गेस कि एक जो है मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है ये पूरे क्वेश्चन का। अब आंसर देख लो, एक्स एंड कंजम्पशन refers to planned और desired consumption expenditure of households, ठीक है। एक्स एंड कंजम्पशन क्या है, उसे हम planned या desired consumption expenditure बोलेंगे हाउसहोल्ड्स का। कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय, और इसका जो कंजम्पशन फंक्शन है वो कुछ हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सी बार प्लस बी वाई करके, ठीक है। व्हाट इज सी बार, सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। बी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज एमपीसी, एंड वाई होती है हमारी नेशनल इनकम, और जो सी है वो हो जाएगा आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो कंजम्पशन का जो फंक्शन है वो कुछ ये होता है आपका सी बार प्लस बी वाई। ओके, आई गेस क्लियर है इतना। उसके बाद में ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड जो कंजम्पशन है इसके बीच का डिफरेंस बताना है आपको।
तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या हो गया, व्हेन कंजम्पशन ऑकर्स इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, दिस इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, ऐसा कंजम्पशन जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी अकर करता है उसे हम क्या बोल देंगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोल देंगे। वही हम इंड्यूस्ड कंजम्पशन की बात करें, सो व्हेन कंजम्पशन इंक्रीजेस बाय इंक्रीज इन इनकम, इट इज नोन एज इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ठीक है, इट इज जनरली डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर, इट इज जनरली डन बाय प्राइवेट सेक्टर। जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो आप गवर्नमेंट सेक्टर को करते हुए ज्यादा देखोगे, और इंड्यूस्ड कंजम्पशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर करेगा, कि वो जो है ना देख के चलेगा कि भाई हमारी जो इनकम है उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, कंजम्पशन होगा। इट इज इनकम इन इलास्टिक, ये क्या होता है, ऑटोनॉमस आपका इनकम इन इलास्टिक होता है, मतलब कि विथ चेंज इन इनकम देयर इज नो चेंज इन कंजम्पशन, बिकॉज जब जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो है आपका कंजम्पशन कुछ ना कुछ हो रहा है, सो दैट मीन्स कि ये इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इनकम से जो है कोई मतलब नहीं है, इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंजम्पशन तो अभी भी उतना होगा। ठीक है, सो इट इज इनकम इन इलास्टिक, दैट इज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम लेवल। और वही इंड्यूस की बात करें तो ये इनकम इलास्टिक होता है, सो इट इज इनकम इलास्टिक, दैट इज इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम लेवल। ओके, तो ये ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड कंजम्पशन के बीच के जो डिफरेंसेस है वो आ गए हमारे सामने। इसके साथ में ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है ये भी समझा दिया, या हम बोले कि एक्सेंट कंजम्पशन हम किसे बोलते हैं वो हमने समझा दिया, और ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होता है ये भी हमने जो है एक्सप्लेन कर दिया है, या इसका भी जो है हमने आंसर कर दिया है। तो आई गेस की क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों को। अब जो है आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हमारे सामने, डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, discuss the situation when aggregate demand is more than aggregate supply at full employment equilibrium level, or what are the two alternative ways of determining equilibrium level of income, how are these related। ठीक है, अब या तो इसको आंसर करोगे या इसको आंसर करोगे। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसके बाद में ये बोल रहा है कि भाई ऐसी सिचुएशन को डिस्कस करो जब एग्रीगेट डिमांड आपके एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। तो इसमें क्या चीजें हमें देखने को मिलती है हमें वो बताना होगा। और इसके अलावा एक जो क्वेश्चन एक और है हमारे सामने वो ये है कि दो अल्टरनेटिव वेज क्या है इक्विलिब्रियम लेवल को डिटरमाइन करने के। ठीक है, और वो दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है वो हमें एक्सप्लेन करना है। अभी हम दोनों ही क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं और देख लेते हैं कि इनके क्या क्या आंसर और आपको कैसे कैसे इसको लिखना होगा। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आंसर करें तो फुल एम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट हम किसे बोलते हैं, तो रिफर्स टू अ सिचुएशन इन विच एवरी एबल बॉडीड पर्सन who are willing to work at the prevailing rate of wages is in fact employed। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हर एक वो एबल बॉडीड पर्सन, या हम बोले कि हर एक वो पर्सन जो कि काम करना चाहता है उसे काम मिल रहा है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, वो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन। ओके, फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या कंसेप्ट था कि अगर एग्रीगेट डिमांड आपके एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है हमारा एक्सेस डिमांड, या फिर हम इसे बोल सकते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, एडी इज मोर देन एएस, दैट इज डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है। ठीक है, सो व्हेन इन एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज इन एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई at full employment, the situation is termed as excess demand and the gap created is called inflationary gap। ठीक है, तो जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई को तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं, और जो गैप क्रिएट होता है उसे इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, आपसे यहाँ पर पूछा गया था सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा कि इसे इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, इसका क्या मतलब होता है। आपको ये नहीं बोला कि उसको एडजस्ट करके बताओ या ये वो, तो आपको उतना जाना भी नहीं है, जो क्वेश्चन में पूछा उसे हम आंसर कर देंगे, तो उसका मतलब होता है एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज an imaginary economy where by employing all of its available resources it can produce 10,000 quintals of rice. If aggregate demand for rice is say
12,000 quintals. This demand will be called an excess demand and the gap between demand and supply is called inflationary gap. ठीक है, क्या बोला जा रहा है भाई, देखो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग हमें बतानी थी, तो हमने एक इमेजिनरी इकोनॉमी जो है वो सपोज की और उसमें हम बोल रहे हैं कि सारे जो रिसोर्सेज वो एम्प्लॉयड है, और जब आप सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉयड कर रहे हो तो उसके बाद में जो टोटल प्रोडक्शन हो सकता है वो आपके 10,000 क्विंटल्स ऑफ राइस का प्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड है राइस की वो कितनी है, वो आपकी 12,000 क्विंटल्स है। तो ये जो गैप है बिटवीन 10 एंड 12,000 डिमांड एंड सप्लाई के बीच का जो गैप है ये कहलाता है आपका एक्सेस डिमांड। ठीक है, ये जो है इस डायग्राम के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं। आपकी जो है इनिशियल डिमांड ये है, ये हो गई आपकी सप्लाई। ठीक है, ये आपका एक इक्विलिब्रियम लेवल हो गया, ये एक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो एग्रीगेट डिमांड है जो एक्चुअल वाली वो क्या है, वो ज्यादा है। तो ये आपके इस वाले डिमांड कर्व से अबव हमें एक डिमांड कर्व देखने को मिला, ये आपकी एक्चुअल एडी हुई। ठीक है, जो कि अबव आपको दिख रहा है, और ये जो गैप है बिटवीन दिस एंड दिस ये कहलाता है आपका एक्सेस डिमांड, या फिर हम इसे कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर है ये चीज। अब इसके बाद में इसका जो और वाला क्वेश्चन है उसको आंसर कर दें। और वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो दो अप्रोचेस है इक्विलिब्रियम की वो बताओ कौन कौन सी होती है और वो दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, ये भी एक्सप्लेन करना है। तो चलो आंसर देख लेते हैं। सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज दैट लेवल ऑफ इनकम एट विच एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई एंड प्लान्ड सेविंग्स इक्वल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा लेवल ऑफ इनकम है जहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है, और या फिर इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि प्लान्ड सेविंग जो है वो किसके इक्वल है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। सो द टू डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एंड द सेकंड वन इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो इंटर रिलेशन है वो हमें बताना है, रिलेशनशिप हमसे पूछा गया है। सो एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हमने अभी एक अप्रोच को माना यहाँ पर कि भाई जो इक्विलिब्रियम है वो कब अटेन होगा, जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो किसके इक्वल होगी, वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी एक जो है पीरियड ऑफ टाइम पर। ठीक है, तो इसके हिसाब से इक्विलिब्रियम कब अचीव किया जाएगा, जब एडी इज इक्वल्स टू एएस होता है। अब हमें पता है कि एडी क्या है, एडी के कंपोनेंट्स क्या है, सी प्लस एस है, और एएस के कंपोनेंट्स क्या है, एडी के कंपोनेंट सी प्लस आई है और एएस के कंपोनेंट्स क्या है, सी प्लस एस है। ठीक है, इतनी चीजें हमें पता है। अब आगे चलो तो इस चीज को एडी इज इक्वल्स टू एएस को हम ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दे, सी प्लस आई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, तो ये हमने लिखा सी प्लस एस इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, या फिर आप इसको रिवर्स में भी लिख सकते हो, यहाँ पर एडी था तो आप सी प्लस आई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस भी कर सकते थे। अब दोनों में क्या होगा, सी और सी हो जाएंगे कैंसिल आउट, क्या आया आपका एस इज इक्वल्स टू आई बन गया। तो ये जो रिलेशनशिप है ना बिटवीन एडी एएस एंड एस एन आई अप्रोच, वो यहाँ से हमें समझ में आता है कि जरूरी नहीं है कि हम अगर मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम अगर बोल रहे हैं कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल है तो एडीएस इक्वल नहीं होगा, ये चीज बिल्कुल नहीं है। अगर आपका एडीएस इक्वल है तो आपका एस और आई भी इक्वल होता ही होता है, और अगर एस और आई इक्वल है तो आपका एडीएस इक्वल होता ही है। ठीक है, तो आई गेस क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को। इसके जो दोनों ही क्वेश्चन थे हमारे और वाले जो दोनों ही क्वेश्चन थे, आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं। अब एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है देख लेते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस एंड डोमेस्टिक इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस भी कैलकुलेट करना है और डोमेस्टिक इनकम भी कैलकुलेट करना है। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, एनडीपी एट एफसी। ठीक है, एनडीपी एट एफसी होती है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है आपके पास में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है आपके पास में, रेंट एंड इंटरेस्ट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सब्सिडीज,
डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड मिक्स्ड इनकम, ये सब कुछ गिवन है। अभी हम एनडीपीएट एफसी को फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम पहले किसे फाइंड आउट करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एनडीपीएट एफसी को हम जो है ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद में फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यहां से हमें ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हमारा जो इनकम मेथड का फॉर्मूला है जिसमें कि आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम हम करते हैं, उस फॉर्मूले को पुट कर डायरेक्टली आपको एनडीपीएट एफसी मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लें। क्या होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो रेंट एंड इंटरेस्ट आप ले लोगे 800 का, उसके बाद में रॉयल्टी कहीं पर गिवन है क्या, नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, हम उसे 0 अज्यूम कर लेते हैं। अब बात आती है किसकी, प्रॉफिट की। अब अगर प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं गिवन है तो हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट के कंपोनेंट्स गिवन है, तो हमें उन प्रॉफिट्स के कंपोनेंट्स को लेना है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स है ये एक साथ में कंपाइल होकर जो है उसे प्रॉफिट बना देंगे, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये आपके प्रॉफिट का कंपोनेंट होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद में डिविडेंड, ये भी होता है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर हमारे पास में डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं गिवन हो और ये 3 चीज गिवन हो तो हम क्या करते हैं, इन्हें हम ऐड करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। सो दैट मींस ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हम क्या करेंगे, 800, उसमें कॉर्पोरेशन टैक्स ऐड करेंगे हम कितने का, 460 का, उसके बाद में डिविडेंड ऐड करेंगे हम 940 का, और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 300 का, इसे ऐड करेंगे। जब हम ये सब कुछ ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस की जो वैल्यू है ये मिल जाएगी। तो चलो आंसर देख लो, ये आया ऑपरेटिंग सरप्लस, कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस रेंट एंड इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दैट इज 460 प्लस 800 प्लस 940 प्लस 300, चारों को ऐड कर दिया तो आ गया हमारे पास में 2500 करोड़। ये बन गई आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। अब एनडीपीएट एफसी दैट इज डोमेस्टिक इनकम निकालना है, तो जो बताया मैंने, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस अभी हमने 2500 करोड़ का जो है निकाल दिया, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और मिक्स्ड इनकम की क्या वैल्यूज है वो देख लो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है आपका 2000 का, एंड मिक्स्ड इनकम एकदम लास्ट में देखें तो ये आ गई 200 की। तो क्या करोगे आप, 2000 प्लस 2500 प्लस 200, ठीक है, सबको ऐड किया तो एनडीपीएट एफसी आ गया आपका कितना, 4700 करोड़। ये हो गई आपकी डोमेस्टिक इनकम। ओके, तो आई गेस कि ऑपरेटिंग सरप्लस एंड डोमेस्टिक इनकम दोनों ही आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कैसे हम लोगों ने फाइंड आउट की है। एंड आई होप सो कि ये जो हमारा पूरा ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे फॉर द ईयर 2018, उसमें भी हम बोले री एग्जामिनेशन वाले, तो वो ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं आई होप सो आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गए हैं। विद दिस हम लोग जो है यहाँ पर अपना ये जो 2018 के री एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर है इसे हम सॉल्व कर इसे एंड करते हैं। इस लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स अब हिंदी में भी अवेलेबल है। आप लोगों को बस YouTube पर सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, आपको चैनल दिख जाएगा, आपको इसे सब्सक्राइब करना है और इसे शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए कि अब मैग्नेट ब्रेन्स पर सारे ही सब्जेक्ट के और सारे ही क्लासेस के वीडियोज़ जो है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के जो सारे वीडियोस है वो आपको मैग्नेट ब्रेन्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com और जो हमारा ऐप है उस पर बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिल जाएंगे। कई बार दिक्कत होती है यूट्यूब पर फाइंड आउट करने में वीडियोस को, प्लेलिस्ट को, तो इससे बेटर है आप जो है वेबसाइट एंड ऐप पर जाए, वहां पर आपको सब कुछ जो है एकदम सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिल जाएगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।